नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में 41 जिंदगियों को बचाने की जो जद्दोजहद है वो अभी भी जारी है। 2 हफ्ते का समय हो गया है। अब सेना ने भी मोर्चा वहां संभाल लिया है। सेना की इंजीनियरिंग विंग ने सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बाकी जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर उनकी मदद करने के लिए काम शुरू कर दिया है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए जो अलग अलग नए रास्ते जो हैं वो ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक सामने जिस भी रास्ते से कोशिश की जा रही है उसमें मुश्किलें सामने आई हैं। सिलक्यारा में से करीब 800 मिलीमीटर की जो पाइप में जो फंसी ऑगर मशीन है उसे काटकर निकालने का काम अब शुरू हो गया है। इसके बाद लेजर कटर जो हैं और प्लाज्मा कटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके इसे काट के बाहर निकालने की कोशिशें अभी जारी हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जब ये मशीन बाहर आ जाएगी उसके बाद मैनुअल खुदाई यानी कि लोगों के जरिए वहां मजदूरों के द्वारा वहां पर खुदाई का काम सोमवार यानी कि कल से शुरू किया जाएगा। इन कटर से मलबे में फंसी ये जो मशीन है, स्टील की जो सलाखें हैं, उन्हें काट के निकाला जाएगा। अब योजना यह भी है कि जो एक्सपर्ट्स यहां पर हैं वो श्रमिक अंदर जाकर उपकरणों की मदद से मलबे को हटाएंगे और रास्ते में आने वाले जिस तरीके की जो परेशानियां हैं, जो रॉड्स हैं, उन्हें काटेंगे भी। इस काम में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि दूसरी ओर से वर्टिकल ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू हो गया है। सुरंग में के मुहाने से करीब 305 मीटर दूर ऊपर पहाड़ से जो सतलुज जल विकास निगम है उसकी मशीनों की मदद से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है और 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग करनी होगी, जिसके बाद सुरंग में जहां मजदूर फंसे हैं वहां तक वो पहुंचा जा सकेगा और यह काम पूरा होने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। इसके लिए भारी मशीनरी आज सुबह ही पहाड़ पर पहुंचा दी गई। लगातार इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी किशोर रावत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। आज क्या क्या अहम बातें रही, किशोर ने इस रिपोर्ट में भेजा है। 15 दिन गुजर चुके हैं, अभी भी 41 जिंदगियां सिलक्यारा की टनल में कैद है, यानी अभी तक वो फंसी हुई है। उनको निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। 5-5 प्लान पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता कहीं नहीं मिल पाई है। इस वजह से इनके परिजन भी परेशान हैं और लगातार जो अंदर लोग 41 लोग हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन काम की अगर बात करें तो लगातार अभी भी यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे चल रही है, लगातार काम हो रहा है। इंडियन आर्मी की जो एजेंसियां हैं, इंडियन आर्मी के अलावा तो तमाम जो एजेंसियां या फिर इंडियन आर्मी की जो इंजीनियरिंग ग्रुप है उसने यहाँ पर काम संभाला है, वो भी इसकी देखरेख में यहाँ पे काम किया जाएगा। बीआरओ है यहाँ पर, ओएनजीसी है, पीडब्ल्यूडी है, इसके अलावा एसजेवीएनएल है, आरएनएल है। तमाम जो ऐसी कंपनियां हैं जो इस मामले में एक्सपर्ट तरीके से काम करती है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। ऊपर अगर आप लाइट देख रहे होंगे तो वो सड़क बनाई गई है बीआरओ की तरह, वहाँ से बड़ी बड़ी मशीनें ऊपर जा रही है। वर्टिकल ड्रिल हो रहा है, लगभग 23 मीटर तक वर्टिकल ड्रिल कर दिया गया है। इसके अलावा टनल के जो राइट साइड की अगर बात करें वहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रिल किया गया है, लेकिन वहाँ से दूरी 180 मीटर है। उसमें पर डे 12 मीटर ही ड्रिल किया जा सकता है और उसमें 15 दिन का समय लग सकता है। इसके अलावा जो ड्रिल ऊपर से हो रही है वर्टिकल, उसमें 4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ड्रिल की स्पीड है और जिस तरीके से ऑफिशियल्स ने बताया है तो ड्रिलिंग का समय जो तय हुआ है कि इतने दिन तक वो पहुंच सकता है। इसके अलावा बरकोट जहां पे टनल जुड़ेगी वहां पर भी ड्रिल शुरू कर दिया गया है, वहां पर भी काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन 483 मीटर है तो लंबा समय लग सकता है। जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो इस सिलक्यारा टनल की, जिसे लगातार पिछले 15 दिनों से तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ से जो ऑगर मशीन ने ड्रिल किया है वहीं से है। लेकिन ऑगर मशीन के ब्लेड्स कुछ स्टील के जालों में फंस रखे हैं, उसकी वजह से उसको कट किया जा रहा है और देर रात तक वो पूरी तरह से काट दिया जाएगा और वहाँ से मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी, यानी जिसे रैट माइनर भी कहा जाता है, माइनिंग कहा जाता है। जिस तरह से एक चूहा, आसान भाषाओं में समझाऊं तो चूहा एक अंदर जाकर ड्रिल करता है यानी खोदता है और जिस तरीके से मलबा बाहर करता है और सुरंग बनाता है, उसी तरीके से इन लोगों को अंदर निकालने के लिए एक्सपर्ट्स आए हैं। और जो माइनिंग में काम करते हैं, बड़े बड़े सीवर्स में करते हैं, शहरों में काम करते हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे।
और वो काम शुरू करेंगे। तो लगातार उस पर फोकस किया जा रहा है कि वहाँ पर काम किया जाए। यही वजह है कि इस जो पहला प्लान है उस पर ही सफलता हासिल करने के प्रतिशत ज़्यादा है और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि यहाँ से जल्द उनके परिजन बाहर आएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो लगातार उनका स्वास्थ्य की चेकिंग की जा रही है, उनकी बात की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें वहाँ रखी गई है, उनको फूड दिया जा रहा है, उनको हर बात की जा रही है। और एक और नई बात है कि BSNL ने अपनी एक फ़ोन लाइन अंदर तक लगाई है ताकि वो अपने परिजन से बात कर सके। अब उम्मीद है कि सिर्फ बात ना कर सके, वो जल्द बाहर आए। इसके लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और संभवतः 2 से 3 दिन में यहाँ पर मैनुअल ड्रिलिंग से अंदर घुसा जा सकेगा और उनको बाहर निकाला जा सकेगा। और यही उम्मीद को लेकर अब ऑपरेशन तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सिलक्यारा टनल से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ किशोर रावत, NDTV इंडिया। सेना और दूसरी एजेंसियों की किस तरीके की तैयारी है, इसको लेकर जानकारी दे रही हैं मेरी सहयोगी नीता शर्मा। आज 26 नवंबर है। 41 मजदूर इस सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर को फंसे थे, तब से वो अंदर ही हैं। सरकार अलग अलग जो है वो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। अब जो 2 ऑप्शंस जिनके ऊपर काम किया जा रहा है वो है जो वर्टिकल ड्रिलिंग, उसके लिए जो सामान है वो ऊपर हिल टॉप पे भेजा जा रहा है ताकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वहाँ से शुरू की जा सके। ये बताया जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग 12 बजे आज दोपहर को शुरू हुई थी। 13 मीटर जो है वो ड्रिलिंग हो चुकी है, लेकिन 86 मीटर तक आपको नीचे आना है, जिसके लिए कुछ समय लग सकता है। जहाँ तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की सवाल है, उसके लिए आर्मी जो है अब वो असिस्ट कर रही है लोकल अथॉरिटीज़ को मलबा भी निकालने में और गैस कटर्स के ज़रिए पाइप को काटने में। 47 मीटर की ये लंबी जो एक टनल है वहाँ पे एस्केप रूट जो बनाया था उसे क्लियर किया जा रहा है। तो दोनों ऑप्शंस पे सरकार काम कर रही है। तीसरी ऑप्शन है बारकोड के जो दूसरी छोर पे जो टनल पहुंचा है, जहां पे अटका हुआ था टनल, वहां पे ब्लास्टिंग हो रही है। 10 मीटर का एरिया वो भी क्लियर कर लिया गया है। तो तमाम ऑप्शंस जो है वो सरकार जिन पर काम कर रही है, लेकिन एंड में रिजल्ट यही है कि 15 दिन हो गए हैं, ये मजदूर अभी भी अंदर ही ट्रैप्ड हैं। जो फैमिली वाले हैं वो हताश हैं क्योंकि उनको अलग अलग टाइमलाइंस जो हैं वो सरकार द्वारा दी जाती हैं। वो खुश होते हैं और फिर मायूस होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो भी हो सरकार जल्द से जल्द उनके अपनों को वहाँ से बाहर निकाले। हालांकि उनका ये भी कहना है कि वो उनसे लगातार संपर्क में हैं क्योंकि एक BSNL लाइन भी अंदर इस्टेब्लिश कर दी गई है। सिलक्यारा टनल से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। पर मुश्किलें क्यों आ रही हैं और कौन सा ऐसा प्लान है जिसपे कारगर तरीके से काम करके मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर SP सती भी जुड़ेंगे। ये भूवैज्ञानिक हैं, थोड़ा विस्तार से समझाएंगे कि वहाँ पर हालात क्या है, किस तरीके का मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पर सबसे पहले सुशील मैं आपके पास ही आना चाहता हूँ ये समझने के लिए कि लगातार पिछले 15 दिनों से हम सुन रहे हैं कि ये प्लान है, इस पर कारगर काम कर रहे हैं, अगले 2-3 दिन में सफलता मिल जाएगी, लेकिन अभी कुछ ना कुछ मुश्किलों की वजह से निराशा हाथ लगी है। अब जहां हम खड़े हैं, किस प्लान में आपको सबसे ज्यादा रोशनी की उम्मीद दिखाई पड़ती है? अंकित, 4 प्लान्स पर काम चल रहा है। पहला और दूसरा जो प्लान है वही सबसे ज़्यादा ये कहीं कारगर अभी दिख रहा है। पहला प्लान वही है कारगर जो होने की पूरी उम्मीद है और जिसको लगा अब और तब कामयाबी मिलेगी, वो है सिलक्यारा से, जहाँ की 800 mm की एक पाइप जो है वो लगभग 47 मीटर अंदर जा चुकी है। 13 से 15 मीटर बचा हुआ है, लेकिन उसके रास्ते में रॉड्स आ रही है और जैसा हमने रिपोर्ट्स में देखा कि अब वो ऑगर मशीन जो उसके अंदर फंस गई थी उसको निकाला जा रहा है और आज रात तक वो मशीन बाहर आ जाएगी। उसके बाद रैट माइनिंग जो तरीका है, यानी हाथ से पावर इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के अंदर जाएंगे कुछ लोग जो एक्सपर्ट होते हैं माइनिंग के इसमें, और वो अंदर जाकर मैन्युअली उस मलबे को हटाएंगे। उसके आने वाले रास्ते में जो रॉड्स हैं उनको प्लाज्मा कटिंग से, लेज़र कटिंग से काटेंगे और उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ये काम काफ़ी धीरे होगा, जिसमें सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर पाइप को आगे खिसकाया जाएगा और कोशिश होगी दूसरी ओर जो मजदूर हैं उन तक पहुंचने की। इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये अभी तक का सबसे प्रभावी और कारगर तरीका नज़र आ रहा है जो सिर्फ 13 से 15 मीटर
जिसमें पाइप को डाला जाना बाकी है। एक दूसरा रास्ता आप देख रहे हैं तस्वीर, ये ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग की है। वर्टिकल ड्रिलिंग में 86 मीटर उन्हें ज़मीन में होल करना है, करीब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का, जिसमें कि नीचे जब 86 मीटर वो पहुंचेगा तो सुरंग के ठीक ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद सुरंग के ऊपर की जो लाइनिंग है, वायर मैश है, फोर पोलिंग जो है, जो रॉड्स हैं जो उसको मजबूत करने के लिए लगाई जाती है, उनको काटा जाएगा और फिर मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। अगर ये काम पहले हो जाता है तो इस रास्ते से मजदूरों को ऊपर जो है खींच लिया जाएगा, एक एक कर सारे जो मजदूर हैं। तो ये दो सबसे प्रभावी और सबसे कारगर तरीके अभी नजर आ रहे हैं जी। जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसका काम लगभग 15 मीटर के आसपास आज पूरा हो गया था, दोपहर 4 से 5 बजे तक, और वो काम लगातार चल रहा है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि जब आप 45 से 46 मीटर खोद देंगे तो आपको मशीन बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा बड़ी मशीन चाहिए। तो नई मशीन इंस्टॉल करने में थोड़ा समय लगेगा, उसे माउंट करना पड़ता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, तो 4 से 5 दिन उसमें लग सकता है अगर इस बीच ये तरीका कारगर न हुआ तो। सिलक्यारा वाला प्रोफेसर सती, उम्मीद और निराशा के बीच में ना सिर्फ वो मजदूर हैं, 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं, उनके परिवार और देश के बाकी लोग भी बड़े परेशानी से और उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं उन्हें बाहर निकालने का। क्यों इतनी मुश्किलें, सबसे पहले थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए, आ रही हैं? क्यों ये इतना मुश्किल ऑपरेशन है? देखिए, ये त्यागी जी बड़ा मतलब कई मामलों में आपको ये अचंभित भी करेगा, आपको अवसाद से भर देगा कि आपने शुरू से ही आप देखिए कि इस तरह की सिचुएशन कभी भी टनल के निर्माण में कभी सिचुएशन आ सकती है, और ऐसी स्थितियों में आपके पास कोई प्लान ही नहीं था। मतलब आप ये देखिए कि इस तरह की सिचुएशन टनल में कभी भी अंदर कोलैप्स करने की स्थिति आ सकती है और आपके पास कोई प्लान नहीं था। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन जो शुरू हुए, 2 फ्रंट पे काम होने लगा कि वर्टिकल आप ड्रिल करेंगे और दूसरा आप ये करेंगे हॉरिजॉन्टल, आप चाहेंगे कि जो मलबा है उसके अंदर से पाइप, ह्यूम पाइप जिसको कहते हैं, उसको पेनिट्रेट करके पहले 900 मिलीमीटर का, उसके बाद 800 मिलीमीटर का आप अंदर डाल रहे हैं। अब निर्माण एजेंसी की बानगी देखिए कि उन्होंने ही सब जो मेस था, जो वायर मेस था, जो प्री टनल जो पाइप्स जो वहां डाले गए थे, उनका तो उनको पता था, और उनको ये भी पता होना चाहिए था कि ऑगर मशीन के आगे मेटल के ये ऑब्स्टेकल आएंगे, ये खड़े, ये वहां होंगे, और उनको मतलब उन्होंने इस बात का कोई मतलब संज्ञान ही नहीं लिया, और ऐसी ऑगर मशीन को घुसाते रहे, और उसके साथ साथ फॉलोड बाई आप जो ह्यूम पाइप है उसको आप पेनिट्रेट करते रहे। आपको ये पता था ये होने वाला है, आप ही ने तो डाल रखा था। उसके बाद आपको लगता नहीं है कि ऐसा लगता है कि जैसे अज्ञानता में, अंधेरे में आप हाथ पांव मार रहे हैं, ऐसी स्थितियां हैं। ऐसी दशा में आप ये देखिए पूरे उत्तराखंड में जितने टनल निर्माणाधीन है की प्रक्रिया थोड़ा ये मुश्किल हो रही है वहां पर सिग्नल में। लेकिन मैं अगर सुशील जी आपसे ये बात पूछूं, जो बात प्रोफेसर सती कह रहे थे, इस पर भी जाहिर सी बात है कि अभी फोकस बचाने में है, लेकिन खामियां और जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए हिमालय में जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो प्रॉपर EIA होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, फिर उसका जियो फिजिकल सर्वे होता है, जियो टेक्निकल सर्वे होता है, जियो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होता है। ये सब सर्वे कहाँ थे, और इन सब सर्वे की वजह से आपको पता होना चाहिए था कि ये कितना कमज़ोर इलाका है, किस तरह के यहाँ पर जब आप टनल बनाते हैं तो इंतज़ाम किए जाने चाहिए ताकि टनल पुख्ता बने। अब आप एक सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि 4.5 किलोमीटर की टनल है जो इस चारधाम प्रोजेक्ट की सबसे लंबी टनल्स में से एक है, उसमें एक एस्केप टनल नहीं थी। यानी अगर कल कोई हादसा हो जाए तो आपके पास बचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर इस वक्त अब जांच होगी कि एस्केप टनल अभी तक क्यों नहीं बनी, क्योंकि कहा जाता है कि साथ साथ जब आप मेन टनल बनाते हैं तो एक छोटी टनल बनाते हैं
एक लेन की, जिसमें अगर कभी कोई अंदर फंस जाए, कोई हादसा हो जाए, मान लीजिए कोई आग हादसा हो जाए, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए जिससे आपकी सड़क रुक जाए, तो आप उस रास्ते निकाल सकते हैं। आपकी एस्केप टनल नहीं थी। ये बता रहा है जिस तरह से शेयर जोन है, जिस तरह का पूरा इलाका है भूवैज्ञानिक लिहाज से, तो ये बहुत ही कमजोर इलाका है। यहाँ के पहाड़ काफी कमजोर हैं, जमीन के नीचे टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, लगातार हलचल होती है। तो ऐसे में अगर आप एक सुरंग बना रहे हैं तो वो इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि इस तरह की हलचलों को सह सके। ये तो बिना हलचल के आपका एक शेयर जोन में एक सुरंग के अंदर मलबा गिर गया, वो भी मुहाने से सिर्फ 210 मीटर दूरी पे। जी प्रोफेसर सती हमारे साथ वापस आ गए। प्रोफेसर सती, क्योंकि आप कनेक्शन टूट गया तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे थे सुशील बहुगुणा और बता रहे थे कि इस तरीके की चीजों को शायद नजरअंदाज किया गया। क्या ये एक बार फिर इस हादसे से सवाल उठता है कि जिस तरीके का बार बार बात होती है कि बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा किस इलाके में आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या ये एक बार फिर से बड़ा सवाल उठता है? ये बैलेंस से ज्यादा त्यागी जी, ये इस बात का सबूत है कि आप किस लेवल पे लापरवाही करते हैं। कहते हैं कि ये कंपनी जो है, ये निर्माण जो कर रही है टनल निर्माण, इसको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस बात का। जैसे सुशील जी ने बताया कि एस्केप टनल नहीं बनाई गई थी। एस्केप टनल इसके लिए नितांत जरूरी प्रोटोकॉल में से आता है, और आप देखिए कि वो उसका कहीं मतलब प्रावधान ही नहीं किया गया था। दूसरी बात, एस्केप टनल के में सती जी की बात को आपने ध्यान नहीं रखा। तो ये आप देखिए, इससे साफ पता चलता है कि हिमालय की फ्रेज। जी सती जी सुन पा रहे हैं सर, आपको बताइए। हेलो, हाँ, मैं ये कहता हूं, इसके मतलब ये है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हिमालय की सेंसिटिविटी, हिमालय की फ्रेजिलिटी को कहीं भी एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, न उस दिशा में काम किया जाता है। ये ऐसा लग रहा है हिट एंड ट्रायल करके हिमालय में इस तरह के अंधाधुंध बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि मतलब ये आपराधिक है। ये बहुत गंभीर चिंतनीय ये बात है, और ये अवसाद से भरता है मतलब जन सामान्य को भी। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, जन सामान्य भी इसको देख सकता है। इसमें एक खास बात यह है कि आप सड़कें या सुरंगें इस तरह से जो बना रहे हैं अंकित, उसमें हमारे को पहले ये देखना कि हमारी प्राथमिकता क्या है, ये मजबूत हो या ये चौड़ी हो। चौड़ा करने की जो कोशिश है, उसमें आप मजबूती को नहीं भूल सकते। आप लैंड को स्टेबलाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, चाहे आप सड़क बनाए चाहे आप सुरंग बढ़ाएं, क्योंकि कल कोई बड़ी बात होती है। मान लीजिए हम जैसे युद्ध की बात करते हैं, चीन, हमारा बॉर्डर चीन के साथ वहां लगता है, कल आपको कुमुक भेजनी है, सेना ही भेजनी है, तो ये रास्ते आपके पुख्ता होने चाहिए। चौड़ा करने की जो जिद है, उसके आगे जो इसको पुख्ता बनाने की जिद है वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, ताकि किसी भी हादसे में ये सड़कें इतनी जल्दी टूटे नहीं। हमने हाल में अभी 2 महीने 3 महीने पहले बरसात में देखा, हिमाचल में क्या हाल हुआ, उत्तराखंड में क्या हाल हुआ, सिक्किम में क्या हाल हुआ। तो ये पूरे हिमालयी इलाके की यही स्थिति है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हिमालय की संवेदनशीलता को समझे बगैर वहां काम कर रही हैं, लापरवाही हो रही है, काम की कोई निगरानी ठीक से होती नहीं, और इस तरह के हादसे जो है वो सामने आ। अंत में प्रोफेसर सती, जैसे सरकार ने कहा, ये बात सामने आई सुनने में कि जितने भी टनल हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, उनका रिव्यू कराया जाएगा, दोबारा से देखा जाएगा कि वो क्या सिचुएशन में है, क्या उनकी स्थिति है। क्या रिव्यू इस बात का भी होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए वायबल है या नहीं? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि इस तरह के रिव्यू की बात करना एक तरह से आई वॉश होता है, एक तरह से है। हम दर्शकों से अपनी माफी चाहेंगे और प्रोफेसर सती से भी कि थोड़ा नेटवर्क वहां पर शायद खराब है, इस वजह से ठीक तरीके से उनकी बात नहीं सामने आ पा रही है। सुशील जी, अंत में, क्योंकि समय बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गया है, क्या ये जो रिव्यू वाली हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने इस बात को विस्तार से कहा कि हिमालय में किस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए, क्या इसी बात का रिव्यू होना चाहिए कि हिमालय पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कितना बढ़ावा दिया जाए? ये जो होड़ है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट या ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु या ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, इसका खामियाजा इस तरह की घटनाओं से चुकाना पड़ता है।
जी बिल्कुल, ये असल में हिमालय के साथ होड़ करने वाला मामला होना ही नहीं चाहिए कि आप किसी को जल्दी से जल्दी भेजें, आप किसी को सुरक्षित भेजें, ये ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। वो 1 घंटा देर पहुंचे, 2 घंटा देर पहुंचे, उसमें दिक्कत नहीं है। आप ये कोशिश कीजिए कि आपकी सड़कें न टूटें और सड़कों में जाम न लगे, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे जब भी जाम लगता है इन पहाड़ी सड़कों पर तो तब लगता है जब कहीं कोई लैंडस्लाइड हो जाता है या कहीं कोई सड़क बह जाती है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सड़कें 6 मीटर 7 मीटर की बनाएं, 12 मीटर 10 मीटर ना बनाएं, लेकिन पुख्ता बनाएं जो किसी हादसे की स्थिति में या बरसात में या किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी में इतनी आसानी से न टूटें। सुरंगों के साथ भी यही स्थिति है। तो पूरे हिमालय में, और ये तकनीकी तौर पे सब विशेषज्ञ कह चुके हैं कि आपको हिमालय की तुलना मैदानों में जिस तरह से निर्माण होता है उससे नहीं करनी चाहिए। आपको बिल्कुल बहुत ही नाजुक तरीके से, बहुत ही ये समझते हुए कि किसी बच्चे के साथ आप जैसे व्यवहार करते हैं कि उसी तरह से व्यवहार आपको हिमालय के साथ करना पड़ेगा, तब जाकर हिमालय आपके साथ सहयोग करेगा। हिमालय आपकी और हमारी इन मैदानों की एक तरीके से गारंटी है जीवन की। अगर आप उसको नहीं बचाएंगे, अगर आप उसके साथ लापरवाह होंगे तो फिर उसका खमियाजा आपको हर बरसात में या हर किसी बड़ी विभीषिका के दौरान भुगतना पड़ेगा। 41 जिंदगियां इस वक्त दांव पर हैं। लगातार पिछले 15 दिनों से एनडीटीवी कवरेज भी कर रहा है। हम उम्मीद भी कर रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित बाहर निकलें। पहली प्राथमिकता लोगों को बाहर निकालने की है और उसके बाद एक बड़ी निष्पक्ष इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए कि कहां कहां पर क्या खामी रह गई। सुशील जी, प्रोफेसर सती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश में किस तरीके से रेत माफिया दिन ब दिन उसके हौसले बढ़ते जा रहे हैं, कानून को ताक पे रख के वो घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उसकी एक और उदाहरण जो है वो सामने दिखाई पड़ा। मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने बेखौफ तरीके से किस तरीके से एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, इसको जरा आपको हम तस्वीर जो है व्यापक तौर पर उसको दिखाते हैं। शहडोल जिले में रेत माफिया ने एक सरकारी कर्मचारी जो हैं, एक पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। शहडोल में पटवारी प्रसन्न सिंह रेत माफिया पर कार्रवाई करने के लिए गए थे, तभी पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और ट्रैक्टर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। प्रदेश में कांग्रेस ने आरोप लगाया है और कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा भी है कि शिवराज सिंह सरकार के दौरान पनपे भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण इस तरीके की स्थिति पनप रही है मध्य प्रदेश में। 4 हमारे जो पटवारी थे, जिनको कि उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे। वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसको रोक के बस जानकारी लेना चाही, तो उसने हमारे पटवारी प्रसन्न सिंह उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। जो मुख्य आरोपी था उसको भी हमने राउंड अप कर लिया है, साथ ही प्रकरण भी दर्ज हो चुका है। माननीय एडीजी साहब के द्वारा रात में ही इसमें 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था आरोपी पर। और जो ट्रैक्टर था जिससे ये घटना कारित की गई थी, वो ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। मौके पर जो मुख्य आरोपी था उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और अगर इसमें अन्य भी आरोपी होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। हमारे सहयोगी अमृतांशी जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, ये लगातार एक सिलसिला बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से रेत माफिया बेखौफ होकर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, चाहे वो पुलिस वाले हों और पटवारी, उनके ऊपर हमला करता है, उनकी जान तक ले ली जाती है। इसको लेकर सरकार के जो इंतजाम है वो नाकाफी दिखाई पड़ते हैं।
बिल्कुल देखिए, बहुत ही सही बात आपने कही है कि सरकार के इंतजाम काफी नाकाफी है, मतलब नाकाम है सरकार एक तरीके से। देखिए, सबसे बेहद महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि क्या सरकार के पास ऐसा अमला नहीं है, क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं है जो उनको पटवारियों को वहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए भेजना पड़ रहा है। और आपकी सरकार इतने लंबे समय से रही है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि 2012 में पटवारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि उन्होंने एक आईपीएस अफसर को ट्रैक्टर से कुचल दिया था। आपको मालूम है कि कई जगहों से घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार रेत माफिया धमका रहे हैं, चाहे हम अधिकारी कर्मचारी सभी की बात करें, उनको लगातार धमकाने का काम हो रहा है। ऐसे में जो पटवारी जिनका रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है, जिनका काम जो है रेत माफियाओं को पकड़ना है, उनके लिए पेट्रोलिंग करना नहीं है। पहले तो आप उनको वहां पर भेज देते हैं, दूसरी ओर उनको भेजते हैं वो भी बिना सिक्योरिटी के, बिना पुलिस सुरक्षा के। जबकि कई जगहों से मध्य प्रदेश में जो है कई अधिकारी इस चीज की कंप्लेंट लगातार कर रहे हैं कि हमें रेत माफियाओं से खतरा है। हाल ही में नर्मदापुरम में एक अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, रेत माफिया मुझे धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पटवारियों को आपको जो है अगर इसकी पेट्रोलिंग करने के लिए भेजना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं काफी खराब इंतजाम है। और कलेक्टर ने जिस तरीके से कहा कि उनके पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि कई जगहों पर रेत उत्खनन हो रहा है, तो इनको लेकर जो है खासतौर से राजस्व विभाग से संपर्क करना चाहिए। कई विभाग इसमें शामिल रहते हैं, लेकिन साफ तौर पे उनकी जान को खतरे में डाला गया और बिना सुरक्षा के वो गए, तो इसका हश्र भी अब सरकार को देखने को मिल रहा है, जिसपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। हमारी सहयोगी अमृतांश जोशी इस वक्त बात कर रहे थे। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक और खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मेरठ में एक युवक को अगवा कर उसे जमकर पहले पीटा गया और उसके बाद ये भी आरोप लगा, इसका वीडियो वायरल हुआ है जिसपे कि उस युवक के ऊपर पेशाब भी किया गया। युवक जो है इसको मारने की धमकी दी गई। आरोपियों ने उस पूरी घटना के दौरान शराब पीते नजर आए। पुलिस ने अब 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन एक शख्स को ही अभी तक इसमें गिरफ्तार किया गया है। मेरा बेटा अभी इंटर किया है 22 और वो जो है दिवाली के नेक्स्ट डे 13 तारीख को अपनी मौसी का मिठाई देने के लिए आया था। रास्ते में कुछ लड़के मिले उसे, उन्होंने उसे उठा लिया, उठा कर जंगल में जागृति विहार एक्सटेंशन में ले गए, उसके साथ मारपीट की, उसके मुंह में पेशाब किया और जान से मारने की धमकी दी। लड़के की इतनी पिटाई की है कि बहुत सदमे में अवसाद में है एकदम लोगों को। 13 नवंबर 2023 को थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला जागृत विहार में एक युवक के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट के दौरान ही उक्त युवक पर यूरिन पास भी किया गया था। इस घटना के संबंध में पीड़ित युवक के पिता की तहरीर पर थाना मेडिकल पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई थाना मेडिकल पुलिस के द्वारा संपादित की जा रही है। मेरे सहयोगी तनिष्क पंजाबी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनिष्क, एक बार फिर से जिस तरीके की एक घटना है कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान भी लगाती है, क्या कारण रहा कि इस तरीके की बर्बरता इस युवक के साथ की गई? देखिए, मैं आपको बता दूं, कारण के ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं बताया जा रहा, कोई ठोस रीजन नहीं बताया जा रहा है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि ये सब जो लोग थे वो आसपास के रहने वाले ही थे। जो विक्टिम था जो और अक्यूज हैं वो सब आसपास के रहने वाले बोले जा रहे हैं। तो बात ये हुई थी, दरअसल 13 नवंबर की बात है, जब जो विक्टिम है वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ दिवाली की मिठाई देने, दिवाली के जस्ट अगले दिन की ये बात है, और दिवाली की मिठाई देके लौट रहा था। वो लौटते वक्त उसको जो है सारे अक्यूज ने, जो लगभग 7 अक्यूज हैं, उन्होंने उसे अगवा किया और अगवा करने के बाद एक सुनसान जगह पर ले गए और सुनसान जगह पे उसके साथ मारपीट करी, बुरी तरीके से उसे मारा पीटा। वो सारी चीजें आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर ये भी दिखाया कि जो भी अक्यूज हैं उनके हाथ में शराब थी और उनके हाथ में सिगरेट भी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो सब मारपीट के बाद उन्होंने उसके ऊपर एक अक्यूज, जो मेन अक्यूज है, जो कि गिरफ्तार हो चुका है, उसने उसके ऊपर ये पेशाब वाली हरकत करी, उसके ऊपर पेशाब किया और उसके अंदर वो साफ साफ बोल रहा है, विक्टिम बोल रहा है कि भाई मेरे साथ मत करो ये, और कम से कम रिकॉर्ड तो मत करो इस चीज को। तो वो वीडियो के अंदर साफ साफ दिख रहा है। फिर क्या हुआ, जब 13 की रात को जो है 13 नवंबर की रात को विक्टिम की फैमिली उसे ढूंढ रही थी, आसपास उसी पड़ोसी
को पूछा कि कहाँ है, और उसका फोन भी स्विच ऑफ था। जैसे तैसे जो विक्टिम है वो 14 नवंबर को अपने घर पहुंचा। तो जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी फैमिली को ये पेशाब वाली हरकत नहीं बताई, लेकिन बाकी सब कुछ भले ही बताया कि मेरे साथ ये मारपीट हुई, ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, बट पेशाब वाली हरकत उन्होंने नहीं बताई। तो अभी भी किसी के संज्ञान में नहीं थी कि इस तरीके की हरकत हो रखी है। फिर उसकी फैमिली जो है उसको ले गई पुलिस स्टेशन, एक कंप्लेंट फाइल हुई। जब कंप्लेंट फाइल होने की, तो 14 तारीख को पुलिस स्टेशन ले गई, कंप्लेंट फाइल करी, लेकिन एफआईआर हुई 16 तारीख को। तो 16 तारीख को एफआईआर हुई। अब आप देखिए कितने निडर अक्यूज्ड हैं। उन्होंने एफआईआर होने के बाद लगभग 2 से 3 दिन पहले ये जो वीडियो है वो वायरल कर दी इंटरनेट के ऊपर। तो ये वीडियो वायरल हो गई इंटरनेट के ऊपर। जब वीडियो वायरल हुई इंटरनेट के ऊपर, तो उसके बाद जो है कि उसके बाद ये हुआ कि ये बात फैमिली को पता चली। तब जाके विक्टिम ने जो है पूरा का पूरा किस्सा सब कुछ अपनी फैमिली को बताया, और फिर फैमिली ने वापस पुलिस के पास गई, और फिर पुलिस एक्शन में आई। तो सवाल एक तो ये उठ रहे हैं, इस एक्शन में अभी सिर्फ एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन एक ही व्यक्ति को अभी तक पकड़ा गया है। तो ये एक चिंता की बात है कि इतने बड़ी गंभीर घटना के बाद भी पुलिस ने अभी तक जो बाकी अक्यूज हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया। तनिष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तनिष पंजाबी इस वक्त इस पूरी घटना पर जानकारी दे रहे थे। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए एनडीटीवी के साथ। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जो है इस वक्त जोरों पर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान बीआरएस और कांग्रेस दोनों पर जम के हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, यहां पर कम से कम बीआरएस और कांग्रेस में समानता है कि दोनों ही परिवारवाद और करप्शन वाली पार्टी हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार गरीबों के लिए लगातार घर बनाने का काम कर रही है और लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के विकास और समृद्धि में रोड अटकाएं सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किए। क्या तेलंगाना को बीआरएस और कांग्रेस ये एक दूसरे की कार्बन कॉपी है? केसीआर सोच और अप्रोच दोनों से ही कांग्रेस ही है, और कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट सीधा बीआरएस को ही जाएगा। कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट यहां परिवारवाद, करप्शन और तुष्टीकरण को ही मजबूत करेगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज तेलंगाना पहुंचे। उन्होंने वहां पे कामारेड्डी में जनसभा को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता और ये जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं लड़ता रहा हूं। मेरे खिलाफ 24 केस हैं। लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, घर छीन लिया गया था, लेकिन देश में करोड़ों लोगों के दिलों में मेरा घर। केसीआर पूरी मदद करते हैं। चाहे लोकसभा में जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है, केसीआर पूरी मदद करते हैं। चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे किसान के खिलाफ जो कानून बना है वो हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, एकदम केसीआर मदद करते हैं। अगर केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो उस पर केसेस क्यों नहीं लग रहे, उसका घर क्यों नहीं लिया जा रहा, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही। शनिवार देर शाम कोच्चि विश्वविद्यालय परिसर में हुई भगदड़ में हिफाजती इंतजामों की कमी का नतीजा जिस तरीके से लगा है वो बिल्कुल दिल दहला देने वाला है।
ना वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी, ना वहां पर किस कार्यक्रम में, इतना बड़े कार्यक्रम में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ऐसे में बारिश होते ही भीड़ बेकाबू हो गई और सीढ़ी पर किसी का संतुलन बिगड़ा और फिर भगदड़ मच गई। आलम इस तरीके का था कि सब एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। अब 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 छात्रों की हालत गंभीर है। अस्पताल में 34 घायल लोगों का इलाज हो रहा है। पलक झपकते ही खुशी का माहौल मातम में बदल गया। कोच्चि विश्वविद्यालय में हुई भगदड़ में मारे गए छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को काफी लोग जुटे। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी परिसर में हर जगह मातम पसरा है। इसी एम्फी थिएटर में शनिवार शाम गायक निकिता गांधी के कार्यक्रम से ठीक पहले भगदड़ मची थी। घटना स्थल पर ही 4 जानें चली गई। 60 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल हुए। निकिता गांधी ने इस घटना पर शोक जताया। कोच्चि में जो हुआ उससे दिल टूट गया है। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो पाती, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। इस दुख को व्यक्त करने के लिए संभवतः कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। मेरी प्रार्थनाएं छात्रों के परिवारों के लिए है। यूनिवर्सिटी में 4 दिन के सालाना उत्सव का दूसरा दिन था। निकिता गांधी के कार्यक्रम के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। सारी व्यवस्था छात्रों और विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मियों के हाथ में थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी नाम मात्र की थी। इंजीनियरिंग के छात्रों को तरजीह दी गई क्योंकि वो इस कार्यक्रम के आयोजक थे। ऐसे में बाहर खड़े दूसरे स्ट्रीम और कॉलेज के छात्र बेताब हो उठे। इतने में बारिश शुरू हो गई। कुछ उतावले छात्रों को मौका मिला तो वो दौड़कर थिएटर में भागे। वहीं नीचे की कुछ सीढ़ियों पर उनका संतुलन बिगड़ा और फिर सभी एक दूसरे पर गिरने लगे। ये भगदड़ कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। स्टूडेंट वॉलंटियर्स वर चेकिंग द आइडेंटिटी कार्ड्स। हमारे छात्र, सुरक्षाकर्मी और शिक्षक ही पहचान पत्र की जांच के साथ साथ दूसरी व्यवस्थाएं देख रहे थे। हम अपने छात्रों को तरजीह दे रहे थे। बाहर भीड़ बहुत थी, बारिश हुई और भगदड़ मच गई। स्टूडेंट्स वर वेटिंग आउटसाइड फॉर द सिंस शी इज अ सेलिब्रिटी। इस तरह के कार्यक्रम के लिए जिस तरह के एहतियाती सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए वो यहाँ नहीं थे, जो कि इस हादसे की वजह बनी। सब कुछ छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ में था, यानी पुलिस सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह यहाँ खड़ी थी। उम्मीद की जाती है कि इस हादसे से सीख लेते हुए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जाएंगे जिससे भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हो। कोच्चि से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। छब्बीस 11 मुंबई हमलों की 15वीं बरसी। 26/11 आतंकी हमले में मुंबई को सुरक्षित रखने वाले जो नायक थे, जिस तरीके से लोगों ने और पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने आगे आके अपनी मुंबई हमलों को विफल करने में पूरी अपनी भूमिका निभाई, उनको आज श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर एक खास समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर ग्लोबल पीस जो जिस तरीके से जो ऑनर्स हैं उसका कार्यक्रम जो है उसका वहाँ पर अनावरण किया गया। शाहरुख खान और साथ ही साथ टाइगर श्रॉफ और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत तमाम शख्सियतें यहाँ पर शामिल हुए। मुंबई और मुंबईकरों को सुरक्षा में जिस तरीके से नायकों ने अपना बलिदान दिया, आज उन्हें याद किया गया।